हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद कांचवाला है और मैं आप लोग का MGCI के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का पहला FLT जो है उसका केमिस्ट्री वाला पोर्शन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। चलिए करेंगे हम लोग स्टार्ट। देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिकली हम लोग को 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और पूछा हुआ है इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है हम लोग को, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स बोल रहा है। ठीक है, हम लोग अल्काइल हैलाइड्स की डेंसिटी का ऑर्डर पूछा जा रहा है हमसे और हम लोगों को पता है डेंसिटी, रो से मैं डेंसिटी को डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। और जैसे जैसे हम लोग फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को देखते हैं तो इनका साइज तो बढ़ता ही है, साइज बढ़ने के साथ इनका मास भी बढ़ता है, राइट। साइज और मास दोनों चीजें यहाँ पे बढ़ेंगी। क्योंकि मास यहाँ पे बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी बढ़ने वाली है। ऑल्टरनेटिवली ये जो प्रॉपर्टी है ये NCERT की डायरेक्ट एक लाइन है। आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जब पढ़ेंगे वहां पे डायरेक्टली डेंसिटी का ऑर्डर दिया हुआ है। पहला वाला स्टेटमेंट एक करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है। अब ये सेकंड स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें तो सेकंड स्टेटमेंट में ये पूछ रहा है स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अब देखिए कौन सी स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। जब इसमें कुछ नहीं बोला है तो ये थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहा होगा। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब हीट के प्रति कितना स्टेबल है। एंड थर्मल स्टेबिलिटी, ऑलवेज रिमेंबर, थर्मल स्टेबिलिटी जो रहता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। और जो ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना छोटा बॉन्ड रहेगा इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा। अभी पहले ही हम लोग बात कर चुके हैं कि फ्लोरीन टू आयोडीन जब हम लोग जा रहे हैं तो साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है। इनमें से सबसे स्टेबल जो अल्काइल हैलाइड रहने वाला है वो अल्काइल फ्लोराइड रहने वाला है। अगेन ये सेकंड ऑप्शन जो हम लोग देख रहे हैं, स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं, ये दोबारा से हमारा सही ऑर्डर होने वाला है। अब अगर हम लोग तीसरे स्टेटमेंट को देखें तीसरा स्टेटमेंट हमें बता रहा है कि अमंग आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स, आइसोमेरिक की बात कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है। 1 डिग्री को सबसे मैक्सिमम बता रहा है, फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को आप लोग अच्छे से समझिए। ये सिर्फ अल्काइल हैलाइड की बात नहीं है, ये रूल आप अल्कोहल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, एल्डिहाइड के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, कीटोन, फॉर एनी पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप। जब भी हम लोग आइसोमर्स की बात करते हैं, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती है वैसे वैसे सरफेस एरिया कम होते जाता है। एंड बिकॉज सरफेस एरिया कम होते जाता है वंडर वॉल फोर्सेस कम होते जाते हैं ना। वंडर वॉल फोर्सेस कम हो रहे हैं, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगा। 1 डिग्री जो रहता है उसके अंदर कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसका सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। 2 डिग्री में थोड़ा ब्रांचिंग है, 3 डिग्री में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है। सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होने वाला है। स्टेटमेंट सी भी हमारा करेक्ट है। बेसिकली हमारे यहाँ पे सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे ऑल आर करेक्ट, ये ऑप्शन हमारे पास में आ जाएगा, राइट। मूव करते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। और सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा क्लोराइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स एक्वस NaOH। ठीक है, पहले हम लोग ये चारों को देखते हैं। हम लोग को मिथाइल क्लोराइड बताया जा रहा है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बताया जा रहा है, विनाइल क्लोराइड बताया जा रहा है एंड बेंजाइल क्लोराइड बताया जा रहा है। अब देखिए एक बहुत कॉमन डाउट जो स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं, यहाँ पे बताया नहीं गया है कि यहाँ पे SN1 करना है कि SN2 करना है। उससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है ये SN1 कर रहा है SN2 कर रहा है। विनाइल क्लोराइड जो रहेगा, ये मॉलिक्यूल को आप देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CHCl, ये विनाइल क्लोराइड SN1 भी नहीं करता है और SN2 भी नहीं करता है। ठीक है, बेसिकली कुछ मॉलिक्यूल्स है जो आपको याद होने चाहिए, ये ना SN1 अच्छे से करते हैं ना SN2 अच्छे से करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लोग देखें अराइल हैलाइड, अराइल क्लोराइड की बात कर लेते हैं। अराइल क्लोराइड हो गया, विनाइल क्लोराइड हो गया एंड ब्रिथेट कार्बन पे आने वाला क्लोराइड हो गया। ये 3 क्लोराइड जो रहेंगे, या ये प्रॉपरली SN1 भी नहीं करते हैं और ये प्रॉपरली SN2 भी नहीं करते। ऑब्वियसली इसका स्टेटमेंट, इसका बेसिकली ऑप्शन सी गलत होने वाला है। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं A और D को। ये बात जरूर याद रखना आप कि बेंजाइल क्लोराइड जब आता है SN1 की टेंडेंसी ज्यादा रहती है, राइट। बेसिकली A की बात करेंगे मिथाइल क्लोराइड है,
और मिथाइल क्लोराइड हम लोग जानते हैं बहुत अच्छी SN2 रिएक्शन करने की टेंडेंसी रखेगा। बट देन अगेन बेंजाइल क्लोराइड अगर है और मीडियम आपका पोलर प्रोटिक है, यहाँ पे हम लोग को एक्वस NaOH दिया हुआ है, एक्वस NaOH दिया हुआ है, बोलने का मतलब है यहाँ पे SN1 की टेंडेंसी ज्यादा बता रहा है। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है वो बेंजाइल क्लोराइड रहने वाला है, बिकॉज SN1 रिएक्शन यहाँ पे डोमिनेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हुए, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स है, ठीक है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। सो अनसेचुरेशन बेसिकली डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से आता है। दैट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट सबका सही होना चाहिए था, ठीक है, ये बहुत बढ़िया स्कोरिंग सवाल है यहाँ पे। सो ऐसे कंपाउंड्स जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, इन दोनों में से कोई सा बॉन्ड हो, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बुलाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक चीज डाउट हम लोग क्लियर कर लेते हैं। कुछ कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट जरूर रहता है कि कार्बन ऑक्सीजन में भी तो डबल बॉन्ड है, बट ये चीज हमेशा आप याद रखें, अनसेचुरेशन हमेशा कार्बन कार्बन बॉन्ड से देखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मॉलिक्यूल बना दिया और ये मॉलिक्यूल में मैंने एल्डिहाइड लगा दिया, ठीक है, हम लोगों ने कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल बना दिया। अब इस मॉलिक्यूल को हम लोग अनसेचुरेटेड मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, इस मॉलिक्यूल को हम लोग सैचुरेटेड मॉलिक्यूल ही बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड नहीं आया, ठीक है। सो जब हम लोग अनसेचुरेशन देखते हैं, वी लुक एट द अनसेचुरेशन विथ रिस्पेक्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। सो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। अगला सवाल देखते हैं, ज्योमेट्री ऑफ द गिवन कंपाउंड इज, ज्योमेट्री की बात कर रहा है, तो पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तो हम लोग को ज्योमेट्री भी पता चल जाएगी। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जितने भी कार्बन है, हर कार्बन ने एक पाई बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है। सो जितने भी कार्बन है सब ने 3 सिग्मा और 1 पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। इसका मतलब जितने भी कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे sp2 आने वाला है। और sp2 हम लोग समझते हैं, sp2 का शेप जो रहता है, sp2 का शेप रहता है ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक। सो यहां से हम लोग को पता चल रहा है कि ये जो पूरा मॉलिक्यूल है प्लेनर है। अब देखिए ऑप्शंस हम लोग देख सकते हैं, टेट्राहेड्रल की बात कर रहा है, टेट्राहेड्रल एक नॉन प्लेनर शेप होता है, ये 3D शेप होता है। सो टेट्राहेड्रल ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं हो सकता। लीनियर की बात कर रहा है, लीनियर मॉलिक्यूल तब होता है जब सारे कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन के होंगे। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं है हमारे पास में, सो अगेन लीनियर इज अगेन नॉट द करेक्ट ऑप्शन। डी वाला देख सकते हैं, पिरामिडल, पिरामिडल इटसेल्फ, अगेन पिरामिडल जो शेप रहता है, पिरामिडल भी एक नॉन प्लेनर शेप रहता है, ठीक है। सो पिरामिडल भी यहाँ पे गलत है, हमारा सही ऑप्शन होने वाला है प्लेनर। सो 54 का आंसर सी करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले सवाल पे चलते हैं। सो यहाँ पे हम लोग को सीरीज ऑफ रिएक्शंस दिया हुआ है बेसिकली, ठीक है। फिनॉल है जिसको हम लोगों ने जिंक डस्ट से ट्रीट किया है। सो हमारे पास कोई प्रोडक्ट एक्स बना है, ये रिएक्शन बड़ी सिंपल रिएक्शन है, जनरल नॉट जनरल बट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, उसके अंदर आप इस रिएक्शन को देखेंगे एनसीईआरटी में। सो फिनॉल है बेसिकली, इसको जब हम लोग जिंक डस्ट से ट्रीट करते हैं, जिंक डस्ट से ट्रीट करने पे रिडक्शन हो जाता है और यहाँ पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो रहेगा बेंजीन। तो एक सिंपल रिडक्शन रिएक्शन हो जाएगा, साथ में ZnO जो रहेगा एक बाय प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट रिएक्शन में वो CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3 यूज कर रहा है। ये एनहाइड्रस AlCl3 जो रहता है ये काफी जाना माना रिएजेंट है, ये हमेशा हम लोग फ्रिडल क्राफ्ट में यूज करते हैं। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन रहने वाला है ये रहने वाला है फ्रिडल क्राफ्ट। एंड कौन सा फ्रिडल क्राफ्ट? ये रहने वाला है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बिकॉज हम लोग CH3 एक अल्काइल ग्रुप को जोड़ रहे हैं, सो ये फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रहेगा। सो यहाँ पे हम लोग CH3Cl प्लस एनहाइड्रस AlCl3 को यूज कर लेते हैं और ये यूज करके हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा, अल्काइल ग्रुप हमारा बेंजीन से जुड़ जाएगा और हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा टोलुइन। ये हमारा प्रोडक्ट बन गया, ये प्रोडक्ट हमारा Y हो गया, ठीक है। हमें प्रोडक्ट Z पूछ रहा है। अब इस टोलुइन का हम लोग ऑक्सीडेशन कर रहे हैं अल्कलाइन KMnO4 से। अगेन आप इस रिएक्शन को पाएंगे जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स में।
ठीक है, आप जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स देखेंगे, सो वहां पे आप अल्कलाइन KMnO4 जब यूज करते हैं तो ये जो साइड चेन रहता है CH3 जो रहता है ये ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमारे पास जो बन जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा पोटेशियम बेंजोएट। ठीक है, हमारे पास बनने वाला है पोटेशियम बेंजोएट। बट अब आप बोलेंगे कि पोटेशियम बेंजोएट करके तो कोई ऑप्शन है नहीं, बट दैट इज लॉजिकल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेंजोइक एसिड एक ऑप्शन है, अल्कलाइन KMnO4 लिया हुआ है, डाइल्यूट मीडियम है, वाटर भी है, ये वाटर से H+ लेके बेंजोइक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। सो जो क्लोजेस्ट पॉसिबल आंसर यहाँ पे सही होने वाला है वो होने वाला है बेंजोइक एसिड। सो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होने वाला है। अगले सवाल पे चलते हैं। अमंग द गिवन कंपाउंड्स मोस्ट ससेप्टिबल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बोनिल ग्रुप इज। ये पूछ रहा है कि C डबल बॉन्ड O के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक किस मॉलिक्यूल में सबसे आसानी से होगा। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ C डबल बॉन्ड O की बात कर रहा है, C डबल बॉन्ड O की रिएक्टिविटी की बात कर रहा है। सो हम लोग को पता है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O ग्रुप की बात करेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। जो भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है कार्बोनिल ग्रुप पे वो रिएक्टिविटी को बढ़ाता है, रिएक्टिविटी को एनहांस करता है। और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से आएगा, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा वो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को भी बढ़ाने वाला है। अब देखिए एक एक करके हम लोग इन ऑप्शंस को देखते हैं। सो पहला वाला ऑप्शन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O OCH3। एक एस्टर की बात की जा रही है, एस्टर के पास लोन पेयर रहते हैं और ये लोन पेयर जब रेजोनेंस करेंगे तो ये कार्बोनिल ग्रुप का डेल्टा प्लस चार्ज एक्चुअली कम हो जाएगा, ये डेल्टा प्लस चार्ज बढ़ जाएगा रेजोनेंस की वजह से। इससे इसकी पोलैरिटी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो रिएक्टिविटी कम होने वाली है। सेम चीज अगर आप देखेंगे बी में, सो बी में हम लोगों ने एक अमाइड को लिया है, ये ले लिया हम लोगों ने अमाइड को, और अगेन देख सकते हैं नाइट्रोजन के पास में भी एक लोन पेयर है। सो सिमिलर इफेक्ट नाइट्रोजन भी देने वाला है, नाइट्रोजन भी रेजोनेंस करने वाला है। जब नाइट्रोजन रेजोनेंस करेगा तो ये C डबल बॉन्ड O की पोलैरिटी कम कर देगा, डेल्टा प्लस चार्ज को कम कर देगा, रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा नहीं, कम कर देगा। तीसरा मॉलिक्यूल हम लोग देख सकते हैं C वाला हमें एक एनहाइड्राइड दिया हुआ है। सो अगेन ये C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, साथ में OC डबल बॉन्ड O CH3। राइट, यहाँ पे अगेन वापस हमारे पास एक लोन पेयर है, ऑक्सीजन का लोन पेयर देख सकते हैं हम लोग, सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी लगने वाला है। सो ये वापस से रेजोनेंस करेगा और जब ये रेजोनेंस करेगा सो कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम कर देगा ना कि बढ़ाएगा। बट जब मैं इस लास्ट ऑप्शन को देखता हूं तो आप देख सकते हैं लास्ट ऑप्शन में ये C डबल बॉन्ड O Cl दिया हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है उनके प्लस एम इफेक्ट पे। बिकॉज देखिए स्टूडेंट को ये डाउट जनरली आता है कि हेलोजन के पास भी तो लोन पेयर है, और अगर हेलोजन के पास भी लोन पेयर है तो ये भी रेजोनेंस कर सकता है। बट ये चीज हम लोग जीओसी में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होते हैं कि हेलोजेंस का जो माइनस आई इफेक्ट रहता है किसके ऊपर, एक डबल बॉन्ड के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग, एक डबल बॉन्ड के ऊपर हेलोजेंस का माइनस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है एज कंपेयर टू उनके मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम इफेक्ट के। सो ये ग्रुप जो रहेगा नेट ग्रुप ये माइनस आई ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे लगने वाला जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है ये बढ़ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा सो इसकी रिएक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। सो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे एक करेक्ट आंसर रहने वाला है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग। सो एक असर्शन रीजन की बात की जा रही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करता है एल्डिहाइड और कीटोन से एल्कोहल बनाने के लिए। बिल्कुल सही बात कर रहा है भाई, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब भी एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो या तो ये 1 डिग्री एल्कोहल बनाएगा, वो सिर्फ एक केस में बनाएगा जब वो मिथेनॉल रहेगा, बाकी जितने भी दूसरे केस रहेंगे ये 2 डिग्री एल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। और जब भी ये कीटोन से रिएक्ट करेगा तो ये 3 डिग्री एल्कोहल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और सेकेंड की बात कर रहा है तो ये बोल रहा है एल्कोहल्स हैव एसिडिक हाइड्रोजन। बिल्कुल,
अल्कोहल्स के पास में एसिडिक हाइड्रोजन रहता है। ठीक है, सो बेसिकली दोनों स्टेटमेंट ये सही बात बोल रहे हैं, बट ये कहीं से रिलेटेड नहीं है। क्यों रिलेटेड नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। जब ये कार्बोनिल ग्रुप पे रिएक्ट करेगा, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मान लीजिए RMgx, हम लोगों ने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रखा है जैसे हम लोग को R- मिल रहा है, और ये कार्बोनिल ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कर रहा है जिससे आपको अल्कोहल मिलेगा, राइट। सो ये बेसिकली असर्शन हम लोग को ये बता रहा है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करेगा, ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 से sp3 हो जाएगा चेंज, और उसके बाद में अल्कोहल प्रोड्यूस कर देगा। सेकंड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि अल्कोहल्स हैव एसिडिक हाइड्रोजन, बट इसका इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब इसको जस्टिफाई भी कर लेते हैं, अल्कोहल के पास कैसे एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें, OH बॉन्ड या फिर SH बॉन्ड या फिर NH बॉन्ड या फिर आप बोल सकते हैं हेलोजन से जुड़ा हुआ HX मॉलिक्यूल, ये सब, ये जितने भी हैं ये सोडियम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, सो इन सारे बॉन्ड्स के पास जो हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, हेलोजन्स, इनसे अटैच्ड हाइड्रोजन जो रहेगा उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू, अल्कोहल्स के पास में एसिडिक हाइड्रोजन रहता है। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, बट सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है, ये ऑल टुगेदर एक अलग बात कर रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट रहने वाला है। चलिए अगले वाले सवाल पे चले हम लोग। सो ये हमें बोल रहा है कि स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ अ गैल्वेनिक सेल इन्वॉल्विंग सेल रिएक्शन विद n इक्वल टू 2, हमें n की वैल्यू दे रहा है, n की वैल्यू हमें 2 दे रहा है, और ये हमें ईएमएफ की भी वैल्यू दे रहा है, ईएमएफ हमें 0.295 दे रहा है। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या रहने वाला है। तो एक बिल्कुल सिंपल सा कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला लगाना है हम लोग को। हम लोग को पता है कि ई नॉट सेल जो रहता है, देखिए स्टैंडर्ड की बात की है ना, तो ई नॉट सेल की बात की है इसने, तो ई नॉट सेल जो रहता है दैट इज 0.059 डिवाइडेड बाय n log k, राइट। अब इस इक्वेशन में हम लोग को ई नॉट सेल दे रखा है, हमको n की वैल्यू दे रखी है, और बेसिकली हम लोग को k की वैल्यू फाइंड करनी है। सो हम लोग जस्ट वैल्यूज इक्वेट करेंगे और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। सो ये 0.295 इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाय 2 log k लिख सकते हैं हम लोग। अब ये 0.059 डिवाइडेड बाय 2, ये जो वैल्यू रहेगी ये वैल्यू बन जाती है 0.0295, और यहाँ पे अगेन आ गया log k। ठीक है, सो हम देख सकते हैं इसको हम लोग डायरेक्टली कैंसल आउट कर सकते हैं, 1 हो गया और ये 10 हो गया। बेसिकली यहाँ से मैं लिख सकता हूँ log k इज इक्वल टू 10। अब अगर हम लोग को k फाइंड करना है तो k फाइंड करने के लिए हम लोग एंटी लॉग लेंगे, और एंटी लॉग हो जाएगा यहाँ पे k की वैल्यू, सो k की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर 10। ठीक है भाई, सो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है ये ऑप्शन ए आने वाला है हमारा आंसर। क्लियर है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर से एक असर्शन रीजन की बात की जा रही है। ये बोल रहा है मोलर कंडक्टेंस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज लो एज कंपेयर टू दैट ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन। अब बिल्कुल सही बात बोल रहा है, और इनफैक्ट सही बात तो बोल रहा है। ये स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा ज्यादा कंडक्टिंग रहेगा एक वीक इलेक्ट्रोलाइट से। अगर आप लोगों ने ये ग्राफ देखा होगा, अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करें मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी, तो ये ग्राफ जो रहता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ रहता है, और कुछ ऐसा ग्राफ जो रहता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सो ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ है। ठीक है, इस ग्राफ से ही आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा ज्यादा कंडक्टिंग रहेगा, वो मॉडरेट कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, वो लो कॉन्सेंट्रेशन की बात करें कि हाई कॉन्सेंट्रेशन की बात करें। ठीक है, सो स्टेटमेंट 1 जो रहता है वो दैट इज कंप्लीटली करेक्ट। अब स्टेटमेंट 2 की बात करें हम लोग, weak electrolyte at moderate concentration dissociation to a much greater extent as compared to strong electrolyte। बिल्कुल गलत बात बोल रहा है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कम डिसोसिएट करता है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट कम आयंस देता है, इसीलिए तो उसका कंडक्टेंस कम होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो रहता है जो पूरी तरह से टूट जाता है, जिसका डिसोसिएशन 100% होता है, 100% होता है, जितने आयंस उसके अंदर रहते हैं वो सारे आयंस हमको दे देता है।
और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट वो रहता है जो पार्शियली टूटता है, पूरी तरह से नहीं टूटता है। सो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन वीक इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा ज्यादा रहेगा। हाँ, एक केस हो सकता है जब हम लोग इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करें, बट वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है। ये एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हो जाएगा सो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन भी 100% हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग का भी 100% रहेगा। बट अदर देन दैट किसी और कॉन्सेंट्रेशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन हमेशा कम रहेगा। सो जो सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है यहाँ पे, ये गलत स्टेटमेंट है, और बिकॉज ये सेकंड स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है सो इसका आंसर होने वाला है सी। क्लियर है? चलिए मूव करेंगे अगले सवाल पे। सेट ऑफ रिएक्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे अगेन, और हम लोग को फाइनल प्रोडक्ट Y बताना है। ठीक है, सो पहले हम लोगों ने यहाँ पे एनिलीन से स्टार्ट किया है, और एनिलीन को हम लोगों ने ट्रीट किया है NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन के टेम्परेचर पे। ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है जिसको आपने बहुत सी बार पढ़ा होगा। बेसिकली ये हम लोग डायजोनियम सॉल्ट बनाने वाले हैं। सो एनिलीन लिया है हमने, और एनिलीन को हम लोगों ने HNO2 से ट्रीट किया है 0 से 5 डिग्रीज पे। ठीक है, बेसिकली HNO2 अगर मैं बोल रहा हूँ सो NaNO2 प्लस HCl को बहुत सी बार HNO2 भी लिखा जाता है। दोनों एक बिल्कुल सेम बात होती है। कभी कभी NaNO2 प्लस HCl भी लिखा जा सकता है, उसके अलावा कभी कभी HNO2 भी लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब सेम होता है। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हमारा X हो गया। अब देखिए सेकंड वाली रिएक्शन, एक्चुअली ये सेकंड वाली रिएक्शन आपने एनसीईआरटी में पढ़ी है, नॉट एग्जैक्टली सेम रिएक्शन, आपने इससे मिलती जुलती रिएक्शन पढ़ी है। जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड एनिलीन से रिएक्ट करता है तो ये येलो कलर की एक डाई बनाता है, राइट। सो उसी तरह का रिएक्शन है बेसिकली, ये भी एक अमाइन ही है। तो जब आप इस मॉलिक्यूल को देखेंगे, देखिए इसको ध्यान से देखते हैं, नाइट्रोजन लगा हुआ है और 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस रिंग को ऑर्थो पोजीशंस पे और पैरा पोजीशन पे एक्टिवेट कर रहा है। बोलने का मतलब है जो मेरा डायजो कपलिंग होने वाला है या तो ऑर्थो पे होने वाला है या फिर पैरा पे होने वाला है। बट आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं और ये मिथाइल ग्रुप बल्कि ग्रुप है, ये स्टेरिक हिंड्रेंस करेंगे। ठीक है, एक बड़े ग्रुप को और ऑर्थो पे जुड़ने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाएगी, ये एक बड़े ग्रुप को ऑर्थो पे जुड़ने नहीं देगा। इसलिए यहाँ पे जो डायजो कपलिंग होगा ये हमारा पैरा पोजीशन पे होने वाला है, और जब पैरा पोजीशन पे डायजो कपलिंग होगा तो एक फाइनल मॉलिक्यूल हम लोग बना सकते हैं। ये फाइनल मॉलिक्यूल आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3 लिख लेते हैं इसको, और ये देखिए ये हो गया हमारा डायजो कपलिंग। ये जो बॉन्ड बना है यहाँ पे इसी को बोलते हैं डायजो कपल। तो ये डायजो कपलिंग हो गया, और जो हमारा बेंजीन रिंग था ये दोबारा एज इट इज आ गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन देखें, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी जो ऑप्शन है इससे मैच नहीं कर रहे, सो यहाँ से ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले सवाल में बोला जा रहा है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसको NH3 से ट्रीट करने पे बी मिलता है। ठीक है, पहले सवाल पढ़ते हैं हम तो। जिसको हीट करने पे सी दिया है और सी को ट्रीट किया है Br2KOH से जो इथाइल अमाइन प्रोड्यूस करता है। देखिए लास्ट स्टेटमेंट मुझे बहुत कुछ बोल जा रहा है। Br2 और KOH से किसी को ट्रीट करने पे अगर इथाइल अमाइन बन रहा है सो ये हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है, और हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन होती है अमाइड पे। तो थोड़ा सा सीक्वेंस लिखते हैं हम लोग इसका। हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं ए से हम लोग NH3 को ट्रीट किया, सो NH3 को ट्रीट करने पे हमारे पास आ गया B। अब B को हम लोगों ने हीट किया, सो हीट करने पे हमारे पास आ गया C। और जब C को हम लोगों ने Br2KOH से ट्रीट किया सो ये हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन हो गया, और यहाँ पे अपने को मिल गया D, राइट। D नहीं मिला, बेसिकली ये D की जगह हम लोग को बोला है इसने, ये हम लोग को इथाइल अमाइन मिला है। ठीक है, अभी इसको D एक वेरिएबल टर्म यूज करके मैं इसको समझा रहा हूँ। जैसे ही हम लोग को पता चल जाएगा D कैसा रहेगा, हम लोग को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा A क्या रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं रिवर्स रिएक्शन में जाऊं, मुझे समझ में आता है कि C जो रहने वाला है वो एक अमाइड ग्रुप रहने वाला था। सो अमाइड ग्रुप का फॉर्मूला रहता है RC डबल बॉन्ड O NH2। ये अमाइड है, और ये अमाइड
किसको हीट करने पे आया होगा? ये अमाइड अमोनियम सॉल्ट को हीट करने पे आया होगा। जो है इसको जैसे ही हम लोग हीट करते हैं तो ये डिहाइड्रेशन हो जाता है, वाटर लूज कर जाता है और अमोनियम सॉल्ट अमाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो बी वाला मॉलिक्यूल जो है, ये मुझे पता चल रहा है कि बी वाला मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल रहा होगा। ठीक है, ये बी वाला मॉलिक्यूल हो गया मेरे पास। और ये बी वाला मॉलिक्यूल ए से आया है। सो ए बेसिकली क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को जब आप अमोनिया से रिएक्ट करोगे तो सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन हो जाती है। ये ए टू बी वाली रिएक्शन एक एसिड बेस रिएक्शन है, जिसको हम लोगों ने हीट किया तो डिहाइड्रेशन हुआ है। यहाँ पे वाटर का रिमूवल हुआ है। ये वाटर का रिमूवल होकर हमारे पास अमाइड बना है। ये अमाइड को जब हम लोगों ने Br2KOH से रिएक्ट किया है, सो हमारे पास में यहाँ पे RNH2 बना है। राइट, ये RNH2 हमारा 1 डिग्री अमाइन है, हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कर रहा है। सो ए जो रहने वाला है, ये रहने वाला है RCOOH। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड रहने वाला है हमारा ए। अब देखिए बड़ा ही सिंपल हो गया, इसीलिए मैंने बेसिकली इसको वेरिएबल के टर्म्स में सॉल्व किया। अब हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं और हम लोग को पता चल चुका है आर क्या है। आर हमारा C2H5 ग्रुप है, आर हमारा इथाइल ग्रुप है और हम लोग से इस रिएक्शन में ए पूछा गया है। सो ए हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमारा ए ग्रुप है, इसकी जगह हम लोग को C2H5 रखना है और फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शन ए दिख रहा है C2H5COH, बाकी किसी भी ऑप्शन में C2H5 नहीं दिख रहा है। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है और ए इसका आंसर रहने वाला है। अगले सवाल में चलेंगे। बेंजोनाइट्राइल इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विद पोटेशियम साइनाइड। नहीं, बिल्कुल गलत बात बोल रहा है। देखिए इस चीज को समझिए आप। क्लोरोबेंजीन से हम लोगों ने फिनॉल बनाया हुआ है, उस प्रोसेस को बोलते हैं डाउ प्रोसेस। वो प्रोसेस भी जो करते हैं वो नॉर्मली ऐसे इतने आसानी से नहीं होता है। उस प्रोसेस को करने के लिए लगभग 300 साढ़े 300 डिग्री का टेम्परेचर चाहिए रहता है, हाई प्रेशर चाहिए होता है, उस पर जाके वो प्रोसेस होता है। ठीक है, अब बेंजोनाइट्राइल की बात कर रहा है और साइनाइड की बात कर रहा है। साइनाइड एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों वीक न्यूक्लियोफाइल है? क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एन है और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जरा रहता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा रहती है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहती है तो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की क्षमता ज्यादा रहती है, और अगर नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की क्षमता ज्यादा हो गई, इसका मतलब ये एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं रहेगा। सो साइनाइड एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है, और अगर साइनाइड एक पुअर न्यूक्लियोफाइल है तो बेंजीन से क्लोरीन को हटाना इसके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बेंजीन से क्लोरीन को हटाने के लिए बेसिकली देखिए, ये या तो SN2TH में, जनरली नॉट SN2TH, ये जनरली बेंजाइन मैकेनिज्म से समझाया जाता है कंसेप्ट। ठीक है, और बेंजाइन मैकेनिज्म का जो मेन कंडीशन होता है, हम लोग को जो न्यूक्लियोफाइल चाहिए रहता है वो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए रहता है। सो यहाँ पे साइनाइड एक वीक न्यूक्लियोफाइल है और सीधी बात ये रिएक्शन को इनिशिएट नहीं कर पाएगा। और जो सेकंड स्टेटमेंट में देख पा रहा हूं वो जो बोल रहा है साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी डेफिनेटली गलत ही बोल रहा है। वही मैंने आपको अभी बताया कि साइनाइड एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है इसलिए ये रिएक्शन नहीं कर सकता। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी गलत है और यहाँ पे स्टेटमेंट 2 भी गलत है। बोलने का मतलब है यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट रहने वाला है। सो असर्शन एंड रीजन बोथ आर गोइंग टू बी फॉल्स। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम। अगले सवाल में हमको बोल रहा है जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है n=4 से 2 पे, देन एमिटेड लाइन इन स्पेक्ट्रम विल बी। सीधी सी बात है, हम लोग अगर इसकी बात करें, ये हम लोग सीरीज की लाइंस बना लेते हैं। ठीक है, सो n=1 जो रहता है इस पे जो सीरीज बनती है वो लाइमन सीरीज बनती है। 2 पे जो रहती है वो बाल्मर बनती है, बामर बोलते हैं इसको। 3 पे जो बनती है पाश्चन बनती है, एंड सो ऑन। अब ये जो बात कर रहा है कि n=4 से 2 पे आई है, तो हम लोग बामर सीरीज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बामर सीरीज की जो पहली लाइन रहेगी वो एग्जैक्टली ऊपर वाले लेवल से आएगी। तो पहली लाइन जो बामर सीरीज की रहेगी ये 3 से 2 आएगी। दूसरी लाइन जो रहेगी ये हमारे पास 4 से 2 आएगी। तीसरी लाइन अगर पूछ लेता सो 5 से 2 आ जाती है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो कौन सी लाइन है बामर सीरीज की जो 4 से 2 पे आ रही है? दैट इज गोइंग टू बी द सेकंड लाइन ऑफ बामर सीरीज। सी एज अ जनरल रूल अगर इसकी बात करें, इस तरह के सवाल काफी पूछे जाते हैं नीट में,
और जिस भी सीरीज की बात कर रहे हैं आप सिंपली लाइन का नंबर ऐड कर दीजिए, आपको हायर एनर्जी लेवल मिल जाएगा, राइट। जैसे लाइमन सीरीज की बात कर रहा हूँ, सो लाइमन सीरीज 1 से चालू हो रहा है। अब मैं फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज पूछ दूं, सो 4+1, फोर्थ लाइन ऑफ लाइमन सीरीज 5 to 1 आएगी। इस तरह से बेसिकली इसको हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले वाले की बात कर रहा है और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात कर रहा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो होते हैं जिसके पास में इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। सो हम लोग को बेसिकली देखना है कि कौन सी स्पीशीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन सेम है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो नीट में भी बहुत सी बार पूछा गया है। तो हम लोग CO2 NO2 की बात करेंगे। अब देखिए इसको कंपेयर करने का तरीका थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे CO2 NO2 में आप देख रहे हैं कि O2 O2 तो कॉमन है, तो हम लोग को O2 के इलेक्ट्रॉन्स कंपेयर नहीं कर रहे, हम लोग सिंपली कार्बन और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को कंपेयर कर लेते हैं और वहां से हमको आंसर मिल जाएगा, बिकॉज ये कॉमन पोर्शन है। सो ये कॉमन पोर्शन को देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमको पता है कार्बन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के पास में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मतलब दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। दूसरे की बात करें, अगेन दोनों के पास O2 है, O2 हटा लेते हैं, तो NO2 में माइनस चार्ज है, नाइट्रोजन के पास पहले ही 7 इलेक्ट्रॉन्स है और माइनस चार्ज की वजह से एक और इलेक्ट्रॉन ऐड होगा। सो N माइनस की तरह आप इसको देख सकते हैं, मतलब इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन है और कार्बन के पास अभी भी 6 इलेक्ट्रॉन ही है, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हुए, सो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता। तीसरे की बात करें CN और CO, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कार्बन तो कॉमन है, सो कार्बन को यहाँ से हटा देते हैं हम लोग N माइनस और O का कंपैरिजन कर लेते हैं। अब ये सही आंसर होने वाला है, बिकॉज नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है और एक माइनस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया है, तो नाइट्रोजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और ऑक्सीजन के पास ओरिजिनली भी 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। सो दोनों के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने वाले हैं, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। और फाइनली अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं तो O2 तो कॉमन है, आप इसको हटा सकते हैं। आप कार्बन और सल्फर के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं और यहाँ पे कोई कंपैरिजन होना नहीं चाहिए, बिकॉज कार्बन और सल्फर का तो पीरियड नंबर ही अलग है, ठीक है। सल्फर के पास में काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है एज कम्पेयर टू कार्बन, सो दोनों को कंपेयर करने का कोई मतलब नहीं है। सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग, यहाँ पे इसका आंसर सी ऑप्शन होने वाला है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सो 65 नंबर का सवाल पूछ रहा है हमसे कि कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H16 है और इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कौन शो करने वाला है। अब ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं, तो हमको पता है कि कार्बन रहना चाहिए जिसके पास में 4 वैलेंसी अलग होनी चाहिए। चारों वैलेंसी ऐसे कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग होगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबके स्ट्रक्चर्स बना के देखते हैं और जिस भी स्ट्रक्चर में हम लोग को चारों वैलेंसीज अलग मिली उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो पहला वाला बना रहे हैं हम लोग 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन, ये मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया। अब देखिए इस मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखें, सो इस कार्बन को अगर हम लोग देखें, मिडिल वाले कार्बन को देख रहा हूं मैं, यहाँ पे हम लोग 4 वैलेंसीज को शोकेस करते हैं। एक साइड पे हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, एक साइड पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, एक साइड पे इथाइल ग्रुप हो गया और एक साइड पे हाइड्रोजन हो गया। ये चारों वैलेंसीज में देख सकता हूँ अलग वैलेंसीज है, इसका मतलब ये वाला कार्बन जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, ये कायरल कार्बन हो गया और ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए। एक बार दूसरे मॉलिक्यूल्स भी चेक कर लेते हैं ताकि हमको पता चल जाए कि ऑप्टिकली एक्टिव है कि इनएक्टिव है। सो हम लोग 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन की बात करें, सो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा हमारे पास 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ से दिख ही सकता है आपको, ये दो वैलेंसी सेम हो चुकी है और ये दो वैलेंसी सेम हो चुकी है। सो बेसिकली ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता, ये सेंटर और ये सेंटर दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। 2 मिथाइल हेक्सेन की बात करते हैं, चलिए 2 मिथाइल हेक्सेन बनाया जाए। सो ये 1 2 मिथाइल हेक्सेन, अगेन दोबारा से हम लोग देखेंगे इस कार्बन पे अगर हम लोग देखते हैं, सो ये दोनों ग्रुप भी क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं, इसका मतलब ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब बाकी कार्बन्स पे हम लोग चेक नहीं कर रहे, बाकी कार्बन्स पे हम लोग चेक इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सब पे 2-2 हाइड्रोजन से, ठीक है। सो 2-2 हाइड्रोजन से, इसलिए हाइड्रोजन रिपीट हो रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं हो सकता। सो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होने वाला है वो ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए, और यही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगले वाला देखेंगे,
हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर डज दिस मॉलिक्यूल हैव। पहले तो इस मॉलिक्यूल को अच्छे से बना लेते हैं। सो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH Br CH3। ठीक है, ध्यान से इस मॉलिक्यूल को अगर हम लोग देखेंगे, सो इसके पास में दो स्टीरियो सेंटर है। स्टीरियो सेंटर इधर ज्योमेट्रिकल सेंटर हो सकता है और ऑप्टिकल सेंटर हो सकता है, दोनों को मिला के हम लोग टर्म यूज करते हैं स्टीरियो सेंटर। सो एक स्टीरियो सेंटर तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इस कार्बन को अगर हम देखेंगे तो ये ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है, आप देख सकते हैं चारों वैलेंसीज अलग है। सो ये भी आपका एक स्टीरियो सेंटर है। सो एन की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, एन की वैल्यू 2 तो आ गई। अब ये मॉलिक्यूल जो है ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। दोनों इसके अगर इसको बीच में से कट किया जाए, तो अगर बीच में से कट किया जाए आप नोटिस करेंगे कि ये दोनों हिस्से बराबर नहीं है, मतलब इसके एंड्स डिफरेंट है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला लगने वाला है, स्टीरियो आइसोमर का फॉर्मूला लगने वाला है, वो लगने वाला है 2 की पावर n विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2, और इसका आंसर आने वाला है 4। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला सवाल अगर लेंगे तो डाइसेक्राइड प्रेजेंट इन मिल्क इज। ये काफी एक आसान सवाल है, और अगर ऐसे सवाल तो डेफिनेटली स्टूडेंट से होने ही चाहिए, बिकॉज ये डायरेक्ट सवाल है। सुक्रोज की बात करते हैं। सुक्रोज डाइसेक्राइड तो है पर मिल्क में प्रेजेंट नहीं रहता है। हम लोग सब जानते हैं सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनता है। माल्टोज की बात कर ली, माल्टोज अगेन एक डाइसेक्राइड है, बट माल्टोज प्रेजेंट इन माल्ट, माल्ट में प्रेजेंट, माल्ट शुगर बोलते हैं इसको। लैक्टोज की बात करेंगे, डेफिनेटली मिल्क की बात कर रहे हैं, सो मिल्क के अंदर लैक्टोज प्रेजेंट है, इसका आंसर सी होना चाहिए। अगर डी की बात करेंगे सेल्यूबायोज, सो सेल्यूलोज जो रहता है, सेल्यूलोज एक पॉलीमर है, और वो पॉलीमर का छोटा यूनिट जो रहेगा, डायमेरिक यूनिट जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सो डायमेरिक यूनिट जो रहता है उसको हम लोग सेल्यूबायोज बोलते हैं। सो अगेन अगर मिल्क शुगर की बात कर रहे हैं, सो लैक्टोज यहाँ पे सही आंसर होने वाला है। अगला सवाल देखेंगे, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड इनको कैसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। बढ़िया सवाल है, बढ़िया कंसेप्ट है। देखिए जितने भी अलग अलग अमाइनो एसिड्स हैं वो एक किसी पर्टिकुलर पीएच पे ज्विटर आयन बन जाते हैं। जब ये ज्विटर आयन बन जाते हैं तो ना ये एनोड की तरफ मूव करते हैं और ना ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं। उस समय इनको आइसोलेट करके सेपरेट किया जा सकता है। उस पीएच को हम लोग बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। सो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट एक ऐसा पीएच होता है जिसमें एक पर्टिकुलर, अब जो अलग अलग अमाइनो एसिड रहेगा सबके अलग अलग आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स रहेंगे, सबके अलग अलग पीएच वैल्यूज रहेंगे जिसपे ज्विटर आयन बनेगा, और ये मिडिल ऑफ दी बोल सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बीच में रह जाएगा, बाकी या तो एनोड पे चले जाएंगे कैथोड पे चले जाएंगे। सो यहाँ पे सही आंसर होने वाला है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। अगले सवाल की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन इज नॉट एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब विजिबल लाइट। बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब देखिए इसका कंसेप्ट समझिए, आपको विजिबल लाइट का कंसेप्ट समझाया गया है। आपको विजिबल लाइट का कंसेप्ट जनरली T2G से EG ट्रांजिशन से समझाया जाता है। याद है आप लोग, हम लोग इस तरह से कुछ ये बनाते हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग फील्ड के अंदर, हम लोग इसको इस तरह से देख सकते हैं। ऊपर वाले लेवल को हम लोग EG बोलते हैं, नीचे वाले लेवल को हम लोग T2G बोलते हैं, ठीक है। और ये जो गैप रहता है इसको जब एब्जॉर्ब करता है कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल जाता है, सो जो एब्जॉर्ब करने के बाद में जो बची हुई लाइट है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर चार्ट से इसका कलर पता करता है, सो हम लोग को कलर मिल जाता है, ठीक है। बट अब ये देखिए आप BCD जो ऑप्शन है वो तो ऑक्टाहेड्रल है। NiCN4 की बात करता हूं मैं। NiCN4 एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, बिकॉज ये एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे स्प्लिटिंग की वैल्यू ज्यादा होने वाली है, स्प्लिटिंग की वैल्यू भी ज्यादा होने वाली है। और दूसरा इसको सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट में दे सकता हूँ कि इसके पास जो लिगेंड है वो साइनाइड है। साइनाइड एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये जो स्प्लिटिंग का वैल्यू है ये और ज्यादा हो चुका है। तो अब ये जो ज्यादा वैल्यू ऑफ स्प्लिटिंग है ये अपना एनर्जी लेवल जो रहेगा ये विजिबल लाइट से नहीं लेगा, ये हमारा एनर्जी जो रहेगा अल्ट्रा वायलेट रेंज से लेने वाला है। और क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट रेंज से एनर्जी लेने वाला है, सो ये कलरलेस रहने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली नॉर्मली स्टूडेंट्स को इस तरह के सवाल में डाउट्स आते हैं कि कैसे पता करें। तो एज अ जनरल रूल आप याद रखें,
डायमैग्नेटिज्म आने से कलरलेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसा मैं हमेशा नहीं बोलता कि एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड रहेगा सो डेफिनेटली कलरलेस रहेगा, पर डायमैग्नेटिज्म होने से कलरलेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में भी कलरलेस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज उसके अंदर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा रहता है और वो विजिबल रीजन में फॉलो नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन ए। अगले की बात करेंगे। सो अगेन ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सवाल है। कौन सा कॉम्प्लेक्स आयन है जो डायमैग्नेटिक है? अच्छा, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। देखिए, इसको एक और बार हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। कोबाल्ट की बात करेंगे। यहाँ पे कोबाल्ट का चार्ज है +3। कोबाल्ट +3 चार्ज की अगर बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा हमारे पास 3d6। 3d6 कॉन्फ़िगरेशन हम लोग बना सकते हैं। और लिगेंड जो है फ्लोराइड है। फ्लोराइड एक वीक फील्ड लिगेंड है। सो यहाँ पे हमारा 3d6 हमने बना लिया। n की वैल्यू आ जाएगी 4 और मैग्नेटिक मोमेंट हमारे पास में आ जाएगा √24। सो ऑब्वियसली एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल है, डायमैग्नेटिक नहीं है। NiCl4 की बात करेंगे। NiCl4 की अगर मैं बात करूं तो हम लोग Na+2 की बात कर रहे हैं और Na+2 का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 3d8। अगेन हम लोग 3d8 का d ऑर्बिटल का डायग्राम बना सकते हैं। ये 3d8 का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग लिगेंड देखें तो Cl लिगेंड है। Cl अगेन एक वीक लिगेंड है और क्योंकि Cl एक वीक लिगेंड है तो ये भी बैक पेयरिंग नहीं करेगा और यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ रही है। n की वैल्यू 2 आ रही है तो ये भी एक पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल बनेगा। सी की बात करेंगे। ये Na+2 का मॉलिक्यूल है हमारे पास। Na+2 का मॉलिक्यूल है, बट अगेन लिगेंड को देखिए, ये लिगेंड Cn है और D8 कॉन्फ़िगरेशन है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक बहुत कॉमन कंसेप्ट है जिसको डिस्कस किया जाता है बहुत सी बार। 3d8 कॉन्फ़िगरेशन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है और 3d8 कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड लिगेंड के साथ में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है। 3d8 में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की प्रेजेंस में बैक पेयरिंग होती है, ठीक है। अगर इसको वीबीटी से समझाना चाहे, वी आर नॉट गोइंग इनटू सीएफटी, डायरेक्टली वीबीटी से भी समझ सकते हैं इस कंसेप्ट को। सो 3d8 के अंदर बैक पेयरिंग होगी बिकॉज साइनाइड जो है ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं n की वैल्यू आ गई 0। n का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो ये जो रहेगा ये डायमैग्नेटिक रहने वाला है। सो आंसर सी बेसिकली यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे अपना आंसर होने वाला है। ऑल्टरनेटिवली अगर आप चाहें तो लास्ट ऑप्शन में भी चेक कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन में कॉपर +2 आ रहा है। कॉपर +2 मतलब 3d9 कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। और d9 कॉन्फ़िगरेशन देखिए, कभी भी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो सबकी तो पेयरिंग हो नहीं सकती, अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो कि वीक फील्ड हो। जब आपके पास में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो आपको ये भी नहीं देखना स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, क्योंकि अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो सबकी बैक पेयरिंग नहीं होगी, मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड रह ही जाएगा। सो ये तो हमेशा पैरामैग्नेटिक रहने वाले, इसलिए इसका आंसर सी होने वाला है। अगले की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट रिएक्टिव इन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सवाल मिलता जुलता है जो सवाल हम लोगों ने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। याद है, वहां पे हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी कि कुछ कंपाउंड्स रहते हैं जो कभी भी एसिड रिएक्शंस नहीं करते। वो अराइल हेलाइड्स हो सकते हैं, विनाइल हेलाइड्स हो सकते हैं और वो ब्रिजहेड कार्बन वाले हेलाइड्स हो सकते हैं। सो यहाँ मैं आप देख सकता हूं कि ऑप्शन ए के अंदर दोबारा से मेरा विनाइल हेलाइड आ चुका है, ठीक है। बाकी ऑप्शंस को अगर मैं जस्टिफाई कर दूं, अगेन हम लोग को ये समझना पड़ेगा SN1 हो रही है कि SN2 हो रही है, किसी की भी बात कर सकते हैं। अगर बी ऑप्शन की बात करें तो ये SN2 को प्रेफर करेगा। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो अलाइल कार्बन है, ये SN1 को प्रेफर करेगा। अगर डी ऑप्शन की बात करें तो 3 डिग्री का कार्बन है, ये SN1 को प्रेफर करेगा। बट अगर ए ऑप्शन की बात करें, ना ये प्रॉपरली SN1 करता है ना ये प्रॉपरली SN2 करता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होने वाली है और यही हमारा आंसर होने वाला है। कौन सा कंपाउंड सबसे ज्यादा एसिडिक है? एसिडिक की बात कर रहे हैं। एसिडिक नेचर अगर बात करें हम लोग, हमेशा याद रखना, यहाँ पे तो मैं देख सकता हूँ कि अल्कोहल और फिनॉल्स की बातें की जा रही है, बट ये सिर्फ अल्कोहल और फिनॉल की बात नहीं है, ये एंटायर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात है। किसी की भी एसिडिक स्ट्रेंथ की बात की जा सकती है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ जो रहता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट्स, ठीक है, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स।
जब मैं डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट बोल रहा हूँ मेनली माइनस आई इफेक्ट लगता है, और जब एक्टिवेटिंग इफेक्ट बोलते हैं तो मेनली यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगता है। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात अगर की जाए तो जिस एटम के ऊपर हाइड्रोजन है उसकी बात कर रहे हैं, उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट लगता है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो ए बी सी तो फिनॉल है और डी एल्कोहल है, और ये हम लोग को अच्छे से पता है कि फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन एल्कोहल। ठीक है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल से, सो डी ऑप्शन था आउटराइटली बाहर हो गया रेस से। अब हम लोग बात करेंगे ए बी सी। सो ए के अंदर ये NO2 ग्रुप जो है ये बेंजीन रिंग पे माइनस एम इफेक्ट लगाएगा, बेंजीन रिंग पे माइनस एम लगाएगा, और बेंजीन रिंग इन रिटर्न ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। ये जो रहेगा CH3 ये यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, और प्लस आई ही नहीं साथ साथ में प्लस एच इफेक्ट भी लगाएगा, आप देख सकते हैं ऑर्थो पोजीशन पे बेसिकली एक्टिवेटिंग इफेक्ट लगाएगा। हम लोग को इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग बस ये समझ सकते हैं कि डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा और एक्टिवेटिंग से एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। और यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे ज्यादा एसिडिक जो रहने वाला है वो ऑप्शन ए होने वाला है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है। और आप चाहें तो इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में भी जमा सकते थे। डी यहाँ पे सबसे लास्ट आने वाला था बिकॉज यहाँ पे ये अल्कोहल था, तो अगर मैं इसको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में भी जमाऊं तो ऑर्डर हो जाएगा मेरे पास ए सबसे ज्यादा, उसके बाद में सी, उसके बाद में बी, और सबसे लास्ट में होने वाला है डी। कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, एक जीओसी का क्वेश्चन पूछा गया है हमसे यहाँ पे कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन आयन। सो अगेन स्टेबिलिटी ऑफ आर माइनस की बात की जाए सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट के, और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट के। अभी जस्ट हम लोगों ने एसिडिक स्ट्रेंथ को डिस्कस किया है, कौन कौन से फैक्टर्स एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं डिक्रीज करते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ आर माइनस ऑलमोस्ट सेम रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, बिकॉज देखिए जब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करते हैं तब भी तो हम लोग माइनस चार्ज एक कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखते होते हैं, सो ऑलमोस्ट सेम रूल्स लगने वाले हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है, और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। तो आप देख सकते हैं सबसे कम स्टेबल है। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमको पता है sp2 कार्बन sp3 कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है, उससे ज्यादा sp2 और सबसे ज्यादा sp कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। सो सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे ज्यादा डबल बॉन्ड वाले कार्बन, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर देखेंगे सबसे ज्यादा एसिडिक होने वाला है ए। अब बी और सी के अंदर फाइट है, बट ये चीज याद रखना आप, और इस तरह से भी समझ सकते हैं बी वाले में ज्यादा डबल बॉन्ड्स है, एक माइनस चार्ज बेंजीन रिंग पे ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू एक नॉर्मल डबल बॉन्ड के ऊपर। ठीक है, सो बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सी आएगा, और डी वाला सबसे लीस्ट स्टेबल होगा। ए बी सी डी की बात कर रहा है, सो मैं देख सकता हूं यहाँ पे ए बी सी डी ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बेसिकली ऑप्शन सी करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे स्लाइड सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे ए बी सी होना चाहिए बेसिकली इसको, सो आंसर सी होने वाला है ए बी सी डी, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला वाला सवाल की बात करेंगे। ये सॉल्यूशंस चैप्टर से क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं होता तो इस सवाल को थोड़ा देर से अटेम्प्ट करता, पहले मैं दूसरे सवाल को अटेम्प्ट करता बिकॉज कैलकुलेशन में थोड़ा समय लग जाएगा। कंसेप्ट काफी आसान है, डायरेक्ट है, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको। मोलैलिटी पूछा है, मोलैलिटी मतलब वेट अपॉन मोलैलिटी मतलब मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट पूछा है। ठीक है, इन किलोग्राम्स पूछा है हम लोग से, और H2SO4 का मोलैलिटी पूछा है, डेंसिटी दिया हुआ है सोल्यूशन का, 15% वेट बाय वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो 15% वेट बाय वॉल्यूम से मैं बोल सकता हूं, हम लोग ले लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को 100 ml ले लिया तो 15% H2SO4 है, सो वेट ऑफ H2SO4 मेरे पास में आ जाएगा। वेट ऑफ H2SO4 में देख सकता हूं यह आ जाएगा 15 ग्राम।
ठीक है। अब वेट ऑफ H2SO4 आ गया तो मैं यहीं पे इसके मोल्स भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे इसके मोल्स ऑफ H2SO4 आ गए। मोल जो रहता है वो एक्चुअल वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट होता है। 98 मॉलिक्यूलर वेट आता है H2SO4 का। तो मैंने H2SO4 के मोल कैलकुलेट कर दिए। अब मुझे वेट ऑफ चाहिए, वेट ऑफ मुझे सॉल्वेंट चाहिए। सो देखिए हम लोग यहाँ पे डेंसिटी का यूज करेंगे। हमको पता है डेंसिटी जो रहता है ये होता है वेट अपॉन वॉल्यूम। सो हम लोग वेट ऑफ सोल्यूशन जो रहेगा इसको लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है। सो इसके अंदर हम लोग डेंसिटी का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, हमारे पास में आ जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन और डेंसिटी की वैल्यू 1.1 दी हुई है। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 110 ग्राम। बट ये जो वेट आया है वेट ऑफ सोल्यूशन आया है और हम लोग को रिक्वायर्ड है वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो हम लोग वेट ऑफ सोल्यूशन से माइनस कर देंगे, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट कर देंगे। सोल्यूट वो जो कम मात्रा में, और H2SO4 यहाँ पे सोल्यूट है तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 95 ग्राम। ठीक है, 95 ग्राम हमारे पास में H2 वेट ऑफ सॉल्वेंट रहने वाला है। बस अब हम लोग मोलैलिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बोला था मोलैलिटी हो जाता है मोल्स। मोल्स हम लोगों ने रखे हुए हैं, मोल्स है 15/98 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो ये वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास में, ये जो वैल्यू आई है हमारे पास में ये वेट ऑफ सॉल्वेंट की आई है। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट पर ये देखिए वैल्यू आई है ग्राम्स में और हम लोग को ये वैल्यू रखना है किलोग्राम में। सो ये वैल्यू हो जाएगी 95 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे हम लोग डिनोमिनेटर में रख सकते हैं 95 डिवाइडेड बाय 1000। और बेसिकली अब इस कैलकुलेशन को करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा था ये कंसेप्ट तो सिंपल है पर कैलकुलेशन इसके अंदर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपके पास में आंसर आएगा 1.611 और ये जो 1.611 आएगा तो मैं देख सकता हूँ सबसे पास जो आंसर है वो डी वाला आंसर है। सो यही आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 1000 ग्राम एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, उसके अंदर 10 ग्राम कार्बोनेट है और आपको कॉन्सेंट्रेशन पीपीएम में पूछा है। सो पीपीएम बेसिकली एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, बड़ा ही सिंपल है, पार्ट्स पर मिलियन। ये हो जाता है वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे सॉल्यूट कार्बोनेट की बात कर रहा है। अब वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन मेरे हिसाब से हमें दिया हुआ है इनटू 1 मिलियन। 1 मिलियन मतलब 10 की पावर 6। सो ये हो गया 10 की पावर 6। ठीक है। सो पीपीएम की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। पीपीएम की वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे सो 10 ग्राम दिया हुआ है, वेट ऑफ सोल्यूशन हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे 1000 ग्राम और 10 की पावर 6। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 मतलब ये वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 10,000 ppm। सो ये आंसर होने वाला है हमारा डी, विच इज गोइंग टू बी 10,000 ppm। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े अगर हम लोग, तो मोल रेशियो पूछा जा रहा है H2 और O2 का। मोल रेशियो बताया जा रहा है हम लोग को। मोल रेशियो H2 और O2 का 8:1 है। रेशियो ऑफ वेट्स, ठीक है, अगेन सिंपल सा कंसेप्ट है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो हम लोग परसेंटेज निकालने, मोल परसेंटेज, या डायरेक्टली मोल के अंदर ही डील कर लेंगे। ठीक है। सो देखिए हम लोग को पता है एक्चुअल वेट इज इक्वल टू मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है। अब हम लोग को मोल रेशियो दिया हुआ है, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, मोल ऑफ हाइड्रोजन अपॉन मोल ऑफ ऑक्सीजन। ये वैल्यू हम लोग को दी हुई है 8:1। अब डायरेक्टली हम लोग चाहे तो इसके अंदर इनके मॉलिक्यूलर वेट्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं और हम लोग को यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। सो हाइड्रोजन की अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 2 AMU। और मॉलिक्यूलर वेट अगर हम लोग ऑक्सीजन की बात करें सो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है 32 AMU, 32 AMU, 16 × 2। तो चलिए यहीं पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं और हम लोग को एक्चुअल वेट की वैल्यू मिल जाएगी। सो वेट ऑफ हाइड्रोजन इज टू वेट ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 8 × 2, 2 बिकॉज हम लोग देख सकते हैं हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 2 है, इज टू 1 × 32 बिकॉज 32 मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का है। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16:32। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 16:32।
सो 16:32 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1:2। सो 1:2 हमारा आंसर है। आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सो अगले सवाल में अगर हम लोग बात करेंगे, ये एम्पेरिकल फॉर्मूला का एक सवाल है, एक स्टैंडर्ड सवाल है। अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर रहने वाला है यहाँ पे। सो एक कंपाउंड है जिसके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अब कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.67% है, और जो बचा होगा वो ऑक्सीजन होगा। तो हम लोग परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकते हैं। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन हो गया 100 माइनस, ये हम लोग कर देते हैं 40 प्लस 6.67। सो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू आ जाएगी 53.33%। ये ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग ये परसेंटेज से मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग मान सकते हैं कि हमारे पास में 100 ग्राम का कंपाउंड है। तो अगर 100 ग्राम का कंपाउंड है तो इसके अंदर कार्बन की जो वैल्यू है 40 ग्राम हो जाएगी, हाइड्रोजन की वैल्यू जो हम लोग रखेंगे ये 6.67 हो जाएगी, और बची हुई ऑक्सीजन की हो जाएगी 53 पॉइंट, जो हम लोगों ने डिस्कस किया 33 हो जाएगी। ठीक है, अब इससे हम लोग इसके मोल्स निकाल सकते हैं। सो मोल हो जाएगा इसका 40/12, ये हो जाएगा 6.67 डिवाइडेड बाय 1, और ये हो जाएगा 53.33 डिवाइडेड बाय 16। इनको इनके एटॉमिक वेट से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। सो ये वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 3.33 आएगी, ये वैल्यू 6.67 आएगी, और ये वैल्यू भी 3.33 आएगी। अब अगर इसका हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो ले, सो 3.33 से सारी वैल्यूज को डिवाइड कर सकते हैं, और ये वैल्यू आ जाएगी 1:2:1। सो बेसिकली यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा CH2O। ठीक है, सो ये ऑप्शंस में देखता हूं, और ऑप्शन ए जो है इसको मैच कर रहा है। सो ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच टू कार्बन इन एन अल्केन हैज द ऑर्डर। ठीक है, एक अच्छा सवाल है। इसमें आप लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है। पहले इसकी बात करते हैं कि कौन सी रिएक्शन की बात कर रहा है। देखो, अल्केन की बात कर रहा है, और हम लोग समझते हैं कि अल्केन्स आर अनरिएक्टिव। अल्केन्स ज्यादातर जो रिएक्शन करते हैं वो फोटो हेलोजिनेशन हो सकता है, वो नाइट्रेशन हो सकता है, वो सल्फोनेशन हो सकता है। ज्यादातर रिएक्शंस जो अल्केन करते हैं वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू करते हैं। तो ये चीज हमको पहले समझनी पड़ेगी कि हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ रहा है। और अगर हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें, सो 3 डिग्री का फ्री रेडिकल सबसे स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री का होता है, और लीस्ट स्टेबल 1 डिग्री का होता है। सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि थर्ड ऑप्शन जो है सबसे ज्यादा टर्शरी, फिर सेकेंडरी, और लीस्ट स्टेबल प्राइमरी। सो यहाँ पे सी वाला आंसर जो रहेगा वो करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, और अल्काइल हैलाइड्स जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं। बिल्कुल ठीक है, देख लीजिए, इसको देख लेते हैं हम लोग। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करते हैं RMgX, और किसी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं R-X। ठीक है, सो RMgX जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है हम इसको R- की तरह देख सकते हैं। अब ये देखिए, जो R- यहाँ पे आया है, ये एक बहुत बढ़िया बेस होता है और बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। ये बेस की तरह तब बिहेव करेगा जब इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिलेगा। याद है हम लोगों ने एक प्रीवियस क्वेश्चन में बात की थी कि एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन को बोला जाएगा। ऐसा हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन या हेलोजन से, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली ऐसा है हाइड्रोजन जो इन 4 कैटेगरीज से कनेक्टेड रहता है, उसको एसिडिक हाइड्रोजन बोला जाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होंगे वो कार्बन से कनेक्टेड होंगे, और क्योंकि ये कार्बन से कनेक्टेड होंगे, अल्काइल हैलाइड की बात कर रहा है। ओके, C ट्रिपल बॉन्ड C से कनेक्टेड हाइड्रोजन भी एसिडिक माना जाता है, बट ये अल्काइन की बात नहीं कर रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है अल्काइल हैलाइड। सो यहाँ का जो हाइड्रोजन रहने वाला है वो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहने वाला है। बिकॉज ये एसिडिक हाइड्रोजन नहीं रहने वाला है, सो यहाँ पे R- बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता। ये R- बेस की तरह बिहेव नहीं कर सकता, ये बिहेव करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल, और क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, सो ये SN रिएक्शन करेगा और हमारे पास जो बना देगा ये RR-। R- इसलिए यूज किया है बिकॉज दोनों R सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो ये हमें बनाने के देने वाला है अल्केन। ठीक है, और एक और कॉमन डाउट जो बच्चों को आता है मैं उसको भी एड्रेस कर देता हूं। 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स में SN2 रिएक्शन होगा और फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा अल्केन। बट
3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर एलिमिनेशन हो जाएगा और मेजर प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा अल्कीन। बट अगेन हमारे 4 ऑप्शंस जो है उसमें से बेस्ट पॉसिबल मैच हमको देखना है, तो हम लोग देख सकते हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री ज्यादातर केसेस में जो बनेगा वो अल्केन बनेगा, इसलिए इसका आंसर हम लोग अल्केन टिक करेंगे और ना कि अल्कीन टिक करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट वर्क एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो रिड्यूसिंग एजेंट बेसिकली वो वर्क नहीं कर सकता जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को आप समझिए। जो एलिमेंट सबसे ऊपर के ऑक्सीडेशन स्टेट पे ऑलरेडी है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो और ऊपर नहीं जा सकता। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन यहाँ पे +4 पे है। सल्फर की बात करें, सल्फर +4 पे है। नाइट्रोजन +4 पे है और कार्बन +4 पे। तो क्लोरीन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। बोलने का मतलब क्लोरीन दूसरे को रिड्यूस करके खुद ऑक्सीडाइज होकर +7 जाने की टेंडेंसी रखता है, तो एक रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है। सेम गोज विथ SO2, सल्फर डाइऑक्साइड के साथ भी सेम चीज है। तो सल्फर दूसरे को रिड्यूस करके खुद +6 में जा सकता है और +6 में जाके खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ये भी रिड्यूसिंग एजेंट बन सकता है। NO2 की अगर बात करें, सो नाइट्रोजन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होता है। नाइट्रोजन भी खुद ऑक्सीडाइज होकर दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कार्बन ऑलरेडी +4 में है, जो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। जो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है तो ये और ऊपर नहीं जा सकता, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क नहीं कर सकता। अगले सवाल की ओर चले। सो विच ऑफ द फॉलोइंग है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। तो बिल्कुल बहुत ही कॉमन सवाल है। हम लोग इस कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स को अलग से कोऑर्डिनेशन में पढ़ते भी हैं, अगर आप लोग को याद हो तो। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। सो लिगेंड की बात करेंगे हम लोग, लिगेंड के चार्जेस की बात करेंगे। साइनाइड की अगर बात करेंगे तो साइनाइड पे चार्ज होता है -1। ठीक है, एज अ रिजल्ट अगर आप पहले वाले में देखेंगे तो आयरन के ऊपर चार्ज आने वाला है +2। सेकंड में अगर अगेन साइनाइड है और साइनाइड है तो यहाँ पे ओवरऑल चार्ज -3 है। एक बार इसको इक्वेट करके बता सकता हूं मैं। सो -4 इज इक्वल टू, मान लीजिए इसको x रखते हैं, सो 6 इंटू -1, 6 साइनाइड है और -1 हर साइनाइड का, तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, आ जाएगा +2। अब इसके लिए आप अगर देखेंगे तो -3 टोटल चार्ज है, x रखेंगे 6 इंटू -1 हो जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी +3। यहाँ पे आयरन +3 में। आप अगर सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो इस पे ओवरऑल चार्ज हमारे पास 0। ठीक है, ओवरऑल चार्ज 0 है। और कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहता है, कार्बोनिल लिगेंड जो रहता है, इसको कार्बोनिल लिगेंड बोलते हैं। ये एक न्यूट्रल लिगेंड रहता है, ये इस तरह का लिगेंड रहता है भाई। सो अब अगर आप इसमें ओवरऑल चार्ज देखेंगे तो ओवरऑल चार्ज 0 रहने वाला है। तो ओवरऑल चार्ज तो 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है, इसलिए यहाँ पे x प्लस 5 इंटू 0, 5 इंटू 0 कर दिया तो x की वैल्यू भी 0 आने वाली है। सो इसका ऑप्शन जो रहेगा वो ऑप्शन सी होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल की बात करें, सो NH4NO3 में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन एटम इज नॉट इक्वल। बिल्कुल सही बात बोल रहा है। NH4NO3 की अगर हम लोग बात करें, सो NH4NO3 बना हुआ है NH4 प्लस से और NO3 माइनस से। ठीक है, यहां अगर आप कैलकुलेट करेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर, सो आप देखेंगे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -3 आता है। जैसे हम लोग रेडॉक्स कैलकुलेशन करते हैं वैसे इसका ऑक्सीडेशन नंबर -3 ला सकते हैं। और अगर आप NO3 देखेंगे तो NO3 में नाइट्रोजन पे चार्ज आएगा +5। तो जो असर्शन है बिल्कुल सही बात बोल रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 नाइट्रोजन एटम इज नॉट इक्वल, दोनों अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर शो कर रहे हैं। और रीजन में बोल रहा है 1 नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अमोनियम व्हाइल अदर इज प्रेजेंट इन नाइट्रेट। एग्जैक्टली वही बात है, इसीलिए दोनों के चार्जेस अलग अलग आ रहे हैं। सो असर्शन सही है, रीजन भी सही है, और जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया रीजन एग्जैक्टली जस्टिफाई कर रहा है असर्शन को। सो यहाँ पे आंसर आना चाहिए ए। अगले सवाल की ओर चले। सो एक रिएक्शन दिया हुआ है जहां पे HBr रिएक्ट कर रहा है प्रोपीन से और 2 ब्रोमो प्रोपेन हमें बना रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल स्टैंडर्ड रिएक्शन है अल्कीन्स की। हम लोग को पता है कि अल्कीन्स की जो मेजर रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। अल्कीन्स के पास पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड एक वीक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है,
और नॉट ओनली एक वीक इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहता है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है। सो जो अल्कीन्स की मेजर रिएक्शन रहती है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन की अगर हम लोग बात कर ले, सो HBr जो है वो प्रोपीन के ऊपर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल ऐड हुआ है, और मार्कोनिकोव रूल ऐड होने की वजह से इसके अंदर 2 ब्रोमोप्रोपेन ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है। सो इसका आंसर होने वाला है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इथाइल क्लोराइड की बात की जा रही है, ये हमारा मॉलिक्यूल हो जाएगा CH3CH2Cl, और इसको हीट कर रहा है एल्कोहलिक पोटैश, एल्कोहलिक KOH की बात कर रहा है, पोटैश का मतलब KOH, इसको हीट कर रहा है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रिएक्शंस है, जो ऑलमोस्ट ये वाला सवाल सबसे होना भी चाहिए था मेरे हिसाब से। ठीक है, सो ये E2 एलिमिनेशन की बात कर रहा है, बीटा एलिमिनेशन की बात कर रहा है, अलग अलग नाम से डिहाइड्रो हेलोजिनेशन से भी बुलाते हैं इसको। एलिमिनेशन रिएक्शन की बात कर रहा है, और एलिमिनेशन रिएक्शन जब हम करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में बन जाएगा H2O, और साथ में हमारे पास बन जाएगा KCl। सो ये फाइनल रिएक्शन होने वाला है। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर होने चाहिए C2H4। सो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सो देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है C4H6, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H6 दिया हुआ है। सो हम यहां से समझ सकते हैं कि एक जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2। ठीक है, CnH2n-2 एक जनरल फॉर्मूला है, जो जनरल फॉर्मूला एक अल्काइन का होता है। अब मैं ये कहूंगा कि ये अल्काइन नहीं है, बेसिकली इसको इस तरह से देखा जाए कि इसके अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ रहा है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब समझाता हूं। 2 पाई बॉन्ड्स आ जाए, वो 2 पाई बॉन्ड्स या तो इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, या 2 डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर एक रिंग बन के एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। तो इसकी 3 पॉसिबिलिटीज मैं आपको दे सकता हूं, इधर ट्रिपल बॉन्ड, या फिर ट्रिपल बॉन्ड ना हो के 2 इंडिविजुअल डबल बॉन्ड्स हो सकते हैं, या फिर एक रिंग बन के एक डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है। अब हम लोग को इन ऑप्शंस को देखना है और बेस्ट पॉसिबल मैच इसमें से सिलेक्ट करना है। सो देख रहे हैं हम लोग 1 डबल बॉन्ड, नहीं, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। 1 ट्रिपल बॉन्ड या 2 डबल बॉन्ड्स, एग्जैक्टली वही बात हम लोगों ने की। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। ऑल सिंगल बॉन्ड संभव नहीं है, और एक ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गया तो और चीजें नहीं आ सकती, तो एक ट्रिपल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड ये भी संभव नहीं है। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सो यहाँ पूछ रहा है कौन सा अल्काइन है जो 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड देगा ओजोनोलाइसिस पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो ओजोनोलाइसिस की बात की जा रही है वो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की बात की जा रही है। बिकॉज अगर ये रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होता तो ये डाई कीटोन या फिर 2 एल्डिहाइड का कॉम्बिनेशन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन का कॉम्बिनेशन बनाता, बट ये एसिड बना रहा है तो हम लोग ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की बात कर रहे हैं। अब बिकॉज सेम मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल जो रहेगा हमारा अल्काइन जो रहेगा ये सिमेट्रिकल रहेगा, तभी हमारे 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होने वाले। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वाला अगर हम लोग देखें 1 ब्यूटाइन, सो 1 ब्यूटाइन हम लोग अगर देखें, ये मॉलिक्यूल हम लोग देख सकते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। बिकॉज ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सो ये करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। अब बी वाले ऑप्शन को देखें अगर हम लोग 2 ब्यूटाइन, सो 2 ब्यूटाइन ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, और ये एक सिमेट्रिक मॉलिक्यूल भी है। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो हमको 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड मिलेंगे, बिकॉज हमको यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड मिल रहे हैं। सो यही हमारा आंसर होना चाहिए। एक बार सारे दूसरे ऑप्शंस को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं हम लोग श्योरिटी के लिए। सो हम लोग मिथाइल एसिटिलीन की बात कर रहे हैं। अगर मिथाइल एसिटिलीन की बात करें, सो ये बेसिकली प्रोपीन को बोल रहा है मिथाइल एसिटिलीन, दिस इज गोइंग टू बी मिथाइल एसिटिलीन। और इसको अगेन हम लोग देख सकते हैं एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है, सो इससे 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे। लास्टली अगर हम लोग बात करें 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन, सो ये मॉलिक्यूल इस तरह से बोल जाएगा 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन। ठीक है, अगेन 3 मिथाइल 1 ब्यूटाइन भी देख सकते हैं, ये एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। सो केवल एक मॉलिक्यूल यहाँ पे सिमेट्रिक है, और वो मॉलिक्यूल होने वाला है 2 ब्यूटाइन। और अगेन इसको अगर हम लोग ओजोनोलाइसिस करेंगे तो हमें 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड मिलने वाले। नेक्स्ट वाला सवाल जो है ये इक्विलिब्रियम से पूछा गया एक सवाल है। अच्छा सवाल बोलूंगा मैं इसको।
ठीक है, बेसिकली ये चॉइस के अंदर आया है। मैं रिकमेंड करता इस सवाल को एट द वेरी फर्स्ट ट्राई नहीं करने का, बट एनीवेज लेट अस ट्राई दिस क्वेश्चन। सो देखिए हम लोग को यहाँ पे दो इक्वेशंस दी गई है और वो दो इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से एक फाइनल इक्वेशन लेके आनी है। सो लेट अस राइट दिस इक्वेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ये इक्वेशंस हमारे पास हो जाएगी NO2, ये NO2 कन्वर्ट हो जा रहा है हाफ N2 प्लस O2, बेसिकली ये इक्वेशन हमें फाइंड करनी, ठीक है। और दो इक्वेशंस जो हमें दी हुई है, ये इक्वेशन दिया हुआ है हम लोग को N2 प्लस O2 गिविंग 2NO, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी जिसका K1 दिया हुआ है हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और सेकंड इक्वेशन हमें दिया हुआ है 2NO प्लस O2, ये हमें दे दे रहा है 2NO2, ये K2, राइट। सो दो इक्वेशंस हमें दी हुई है और ये दो इक्वेशन के कॉम्बिनेशन से हमें थर्ड इक्वेशन बनानी है, राइट। अब देखिए मैं क्या ऑब्जर्व कर सकता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल कि इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया गया है और फिर रिवर्स किया गया है। कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? बिकॉज फाइनल इक्वेशन जो है हमारी ऊपर वाली इक्वेशन, इसके अंदर NO का टर्म नहीं है। सो जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के NO है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। सो इन दोनों को ऐड किया गया है और उसके बाद में इसको रिवर्स किया गया है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि N2 जो है वो प्रोडक्ट साइड पे आ रहा है और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो N2 रिएक्टेंट साइड पे आएगा। सो अगर हम दोनों रिएक्शंस को ऐड करेंगे तो मान ली इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं, इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। जब हम लोग इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा, ये हमारे पास आएगा N2 प्लस 2O2 और ये हम लोग को दे देगा 2NO2, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो उसके K वैल्यूज जो रहते हैं वो ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं। सो यहाँ पे हमारा रिजल्टेंट K चल रहा है K1 इंटू K2। अब इसको हम लोगों ने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स कर दिया तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा 2NO2 गोस टू N2 प्लस 2O2 और यहाँ पे जो रिजल्टेंट K आने वाला है ये इनवर्स हो जाएगा, सो 1/K1 K2। बट स्टिल ये मेरी फाइनल इक्वेशन नहीं है। फाइनल इक्वेशन लाने के लिए मुझे इसको 2 से और डिवाइड करना पड़ेगा और 2 से डिवाइड करूंगा मतलब मैं इसका अंडर रूट लेने वाला हूँ। सो फाइनल इक्वेशन हमारे पास रहेगी NO2 गोस टू हाफ N2 प्लस O2 और ये जो भी हमारी इक्वेशन चल रही थी इसका अंडर रूट ले लेंगे, सो अंडर रूट ऑफ K1 K2, राइट। सो यहाँ अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूँ ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बैठने वाला है। सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। गैसियस मिक्सचर है जिसमें इक्वल मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन लिया हुआ है और टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन पूछा है। अब चलिए इस पे बात करते हैं। ये सवाल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से है जो 11th क्लास में गैसियस स्टेट में पढ़ाया जाता है। अब बहुत सी बार बच्चों को ये डाउट रहता है कि गैसियस स्टेट हमारे कोर्स में तो नहीं है, बट सॉल्यूशंस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में अगर आप देखेंगे एनसीईआरटी ने इसको काफी बार यूज किया है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ऐसा कोई डिफिकल्ट डाटा वो नहीं है, ये वाला बेसिक चीज है जो हम लोग को पता होना चाहिए। लॉ बेसिकली बोलता है कि किसी भी गैस का प्रेशर जो रहता है, ये जो लॉ रहता है ये सिर्फ गैसियस मिक्सचर के ऊपर अप्लाई होता है, ठीक है। सो किसी भी गैस कंपोनेंट का जो प्रेशर रहता है इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन, ये जैसे मैंने अभी बात की, ये टोटल जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है ये गैसेस मिक्सचर के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो गैसेस मिक्स्ड है, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, और दोनों का रेशियो 1:1 है, इक्वल रेशियो। सो अगर हम लोग देखें मोल फ्रैक्शन ऑफ CO, ये मोल फ्रैक्शन हाफ हो जाएगा और मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की बात करेंगे ये भी हाफ हो जाएगा, ठीक है। सो हम लोग प्रेशर ऑफ CO निकाल सकते हैं। प्रेशर ऑफ CO टोटल प्रेशर 1 atm, ये हम लोग को 1 atm टोटल प्रेशर दिया हुआ है इंटू हाफ, सो PCO हाफ ATM हो जाएगा। और उसी तरह से अगर हम लोग PN2 की बात करेंगे तो PN2 भी 1 इंटू हाफ हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाफ ATM, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और इसका आंसर आ जाएगा 0.5 ATM। चले अगले सवाल को देखेंगे। अगला सवाल हमारा है आयनिक इक्विलिब्रियम से एक क्वेश्चन पूछा गया है। बोला गया है 2 वीक एसिड्स है जिनके परसेंटेज आयनाइजेशन का रेशियो 4:9 है और आपको इनके के का रेशियो पता करना है, ठीक है। अब देखिए बड़ा ही सिंपल सा बेसिकली फंडा है। किसी भी वीक एसिड के लिए, अगर हम लोग वीक एसिड के लिए बात करें, सो अल्फा जो रहता है
ये हो जाता है अंडर रूट ऑफ Ka/C, ठीक है। और हम लोग को दिया हुआ है परसेंटेज आयनाइजेशन का रेशियो, तो इनसे हम लोग को K का रेशियो पूछा हुआ है। हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे से α1 डिवाइडेड बाय α2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ K1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ K2, ठीक है। अज्यूमिंग इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की कोई बात नहीं की गई है, बट हम लोग डायरेक्ट एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो अल्फा का रेशियो रहेगा वो अंडर रूट ऑफ K का रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। और परसेंट आयनाइजेशन दिया हुआ है, ये परसेंट आयनाइजेशन जो है ये हमें अल्फा की वैल्यू बता रहा है। सो यहाँ पे जस्ट वैल्यूज रख देते हैं हम लोग। यहाँ पे अगर हम लोग वैल्यू रखते हैं 4/9, सो इसको रख सकते हैं अंडर रूट ऑफ K1/K2 के, और हम लोग से पूछा गया है रेशियो ऑफ देयर K, ठीक है। डिसोसिएशन कांस्टेंट्स का रेशियो पूछा गया है। सो दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे, अगर दोनों साइड पे स्क्वायर कर देंगे तो ये 16/81 आ जाएगा, और ये रेशियो हो जाएगा K1/K2 का। सो मैं ऑप्शन में देखता हूँ, सी ऑप्शन जो है ये मैच कर रहा है, सो यही करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अगला वाला देखते हैं। डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यूज मुझे दी हुई है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन है जहाँ पे कार्बन CO2 से रिएक्ट करके 2CO में कन्वर्ट हो रहा है, और मुझे डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 170। ये बेसिकली डेल्टा एच की वैल्यू दी हुई है, और डेल्टा एस की वैल्यू भी दी हुई है 170, बट ये जूल्स पर केल्विन में दी है और ये किलो जूल, ठीक है। डेल्टा एच की वैल्यू हम लोग अलग से लिख लेते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू हो जाएगी 170 इंटू 1000, ये इंटू 1000 मैंने यूज किया है किलो जूल को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि दोनों के यूनिट्स कॉमन हो जाए। और डेल्टा एस का वैल्यू भी दिया हुआ है, डेल्टा एस का वैल्यू 170 दिया हुआ है, डायरेक्टली जूल्स में दिया हुआ है, तो इसको चेंज नहीं करते, ठीक है। अब ये पूछ रहा है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी, ठीक है। अभी इसको आप समझे, देखिए डेल्टा एच भी पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। डेल्टा एस वाला फैक्टर सपोर्ट करेगा रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को। मैं ये बोल सकता हूँ टी डेल्टा एस जो रहेगा ये डेल्टा एच से बड़ा होना चाहिए। अगर हम लोग स्पॉन्टेनिटी की बात करें तो स्पॉन्टेनिटी मतलब डेल्टा जी नेगेटिव। उसको अलग तरीके से भी हम लोग सोच सकते हैं, डेल्टा एस पॉजिटिव वैल्यू जो रहता है वो स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट करता है, और डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू जो रहता है वो स्पॉन्टेनिटी को सपोर्ट करता है। हम यहाँ से देख सकते हैं कि डेल्टा एच की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। सो जैसे मैंने बोला डेल्टा एस का फैक्टर सपोर्ट करेगा, सो डेल्टा एस का फैक्टर डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए। बोलने का मतलब है टी जो रहेगा वो डेल्टा एच बाय डेल्टा एस से बड़ा होना चाहिए। तो हम लोग टी की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये 170 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 170 लिख सकते हैं। सो टेम्परेचर की वैल्यू 1000 से बड़ी होनी चाहिए। अब अगर मैं ऑप्शंस पे देखता हूँ, सो 4 वैल्यूज दी हुई है, जिसमें से ऑप्शन डी जो है उसमें 1000 से बड़ी वैल्यू आ रही है। सो यही सही आंसर होने वाला है, और ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। एक कंपाउंड दिया हुआ है बेसिकली हमको, और उस कंपाउंड का रिएक्शन NaIO4 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 किया हुआ है। एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज किया गया है अल्कीन पे। सो ये डबल बॉन्ड को ब्रेक करा गया है। चलिए इस मॉलिक्यूल को अच्छे से बना लेते हैं पहले। CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है। सो बेसिकली इस बॉन्ड को तोड़ा गया है। अब देखिए इस तरह के सिस्टम जो रहेंगे ये कीटोन बन जाएगा, और पास वाला सिस्टम जो रहेगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में KMnO4 या NaIO4 इन प्रेजेंस ऑफ KMnO4 इन सारी चीजों को यूज करते हैं, सो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है, और ये वाला पोर्शन जो रहेगा हमारे पास, ये वाला पोर्शन एसीटोन बन जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड और CH3 बन जाएगा। जबकि अगर हम लोग इस पोर्शन की बात करेंगे, सो आप देख सकते हैं कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, और वह हाइड्रोजन फर्दर ऑक्सीडाइज होकर OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। सो इस तरह के सिस्टम से हम लोग को कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मिल जाएगा CH3, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग आंसर में ढूंढ रहे हैं एसीटोन और एसिटिक एसिड। अब देखते हैं ऑप्शंस हम लोग। सो ऑप्शंस देखने पे हम लोग को बी ऑप्शन जो है, यहाँ पे हम लोग को एसीटोन मिल रहा है और एसिटिक एसिड मिल रहा है। सो वही सही आंसर होने वाला है। सो ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले वाले पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा है। पहला वाला जो है
दैट इज गोइंग टू बी द आंसर। देखने से पता चल रहा है ये टोलुइन लिया है और Cl2, दो हम लोग को पढ़ाया गया है कि टोलुइन के साथ जब Cl2 को रिएक्ट करेंगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में, हाई टेम्परेचर की प्रेजेंस में ये तरह की रिएक्शन होता है। तो बॉइलिंग दे रहा है बेसिकली, वो बॉइलिंग का मतलब हाई टेम्परेचर यूज कर रहा है। सो पहला वाला रिएक्शन जो है, बेंजाइल के फ्री रेडिकल्स एक्चुअली स्टेबल भी बहुत ज्यादा होते हैं। सो बेंजाइल जो रहेगा वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत अच्छे से करेगा। सो पहला वाला फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बार दूसरी रिएक्शन से भी देख लेते हैं। एनहाइड्रस AlCl3 CH3Cl, ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है जिसको फ्रीडल क्राफ्ट के थ्रू कराया गया है। सो दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। अगले वाले में देखेंगे, ये वाला रिएक्शन अगेन ये SN1 रिएक्शन से करवाया गया है। ठीक है, बेंजाइल जैसे हम लोगों ने बात किया हुआ है, बेंजाइल कंपाउंड जो रहेगा, एक्वस AgNO2 यूज किया है, एक्वस मीडियम यूज किया है, तो SN1 मैकेनिज्म से जाने के चांसेस होते हैं। सो ये SN1 मैकेनिज्म है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। अगेन दिस इज नॉट करेक्ट। डी वाला अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ये रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन है, और डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने बात की थी, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होने वाला है जहाँ पे हम लोगों ने फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया है। अगले वाले में देखेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब देखिए बहुत एक कॉमन सवाल है जिसके अंदर पी ब्लॉक का कंसेप्ट भी यूज किया गया है और साथ में पीरियोडिसिटी का भी कंसेप्ट यूज किया गया है। कंसेप्ट बेसिकली ऐसा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड्स की बात करें, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सी एसिड की बात कर रहा हूँ, हाइड्रा एसिड की बात नहीं कर रहे, ऑक्सी एसिड की बात कर रहे हैं। सो ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे HXO4 एक जनरल लिख रहा हूँ, हेलोजन कोई भी हो सकता है, यहाँ पे क्लोरीन को एज ए हेलोजन ट्रीट किया, तो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। फिर HXO3, यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है। HXO2, यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और आखिरी वाला HXO, यहाँ पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक HClO4 होने वाला है, फिर HClO3, HClO2, और सबसे कम एसिडिक HOCl और HClO होने वाला है। सो अगेन अगर यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन डी जो रहेगा वो करेक्ट आंसर होने वाला है। अगले में देखें, अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन जहां पे पीएच पूछा है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ BOH होल, पीएच दिया हुआ है, पीएच ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ BOH होल ट्वाइस 12 दिया हुआ है, और हमसे KSP की वैल्यू पूछी है। चलिए बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमको पीएच की वैल्यू दी हुई है तो हम पीओएच की वैल्यू निकाल सकते हैं। हमको पता है पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। ठीक है, हम क्यों पीओएच निकाल रहे हैं, बिकॉज हमको बीओएच होल ट्वाइस में ओएच की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और जब हमको ओएच की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगी तो देखिए बीओएच एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये पूरी तरह से टूटेगा, तो OH की कॉन्सेंट्रेशन यूज करके हम लोग Ba की कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे और वहां से KSP मिलने में हमको मदद मिल जाएगी। सो पीएच की वैल्यू मैं 12 रख रहा हूँ, 12 प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। यहाँ से हम लोग पीओएच की वैल्यू निकाल सकते हैं और पीओएच की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2। ठीक है, अब पीओएच जो रहता है ये माइनस लॉग ऑफ OH माइनस होता है, तो यहां से हम लोग OH की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं और OH की कॉन्सेंट्रेशन यहां से आ जाएगी 10 की पावर -2 मोलर। ठीक है, तो हम लोग यहां तक पहुंच चुके हैं, OH की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -2 मोलर हो चुकी है। अब देखिए अगर हम लोग इक्वेशन बनाए, सो BaOH होल ट्वाइस ये ब्रेक डाउन करेगा Ba+2 में और 2OH माइनस में, और OH माइनस जैसे मैं देख सकता हूं इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 टू द पावर -2 है। अगर आप स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे, सो Ba जो है वो OH का हाफ है, अगर Ba1 है तो OH 2 है, तो जितना भी OH रहेगा उसका हाफ Ba रहेगा। बोलने का मतलब है Ba+2 का वैल्यू इसका आधा हो जाएगा, ये 0.5 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर KSP लिखने की बारी आएगी, सो KSP मान लो ये S है तो ये 2S है, तो KSP हम लोग लिख सकते हैं इसके लिए S इंटू 2S का होल स्क्वायर। ठीक है, बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 4S क्यूब। ठीक है, और 4S क्यूब आ जाएगा, जैसे मैंने बोला S की वैल्यू मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 0.5 10 टू द पावर -2,
सो इसको हम लोग बेसिकली लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻³ करके भी लिख सकते हैं हम लोग। सो यहाँ से हम लोग ले आएंगे 4 इंटू 5 इंटू 10⁻³ इसका होल क्यूब। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सो ये आ जाएगा 4 इंटू 125 10⁻⁹। 4 इंटू 25 का मतलब हो जाएगा 500 इंटू 10⁻⁹, जिससे आंसर आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁷। सो यहाँ पे आंसर होने वाला है डी, विच इज गोइंग टू बी 5 इंटू 10⁻⁷। ठीक है, अगले सवाल पे मूव करते हैं। कौन सा ऑक्साइड है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा? इस तरह के सवाल ऑलमोस्ट हर पेपर में रिपीट होते हैं। कंसेप्ट क्या लगता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, तो बेस एसिडिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर सकता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड से रिएक्ट कर सकता है। बेस एक बेसिक ऑक्साइड से रिएक्ट नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे हम लोग देखें बेरिलियम, बेरिलियम का ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके सोडियम बेरिलेट का सॉल्ट बना देगा। सो ये रिएक्शन होगा। ठीक है, अगर B2O3 की बात करें तो B2O3 एक एसिडिक ऑक्साइड है, H3BO3। ये बोरिक एसिड बनाता है और ये सोडियम बोरेट बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके। सो ये भी रिएक्ट करेगा। आप SiO2 की तरफ देखें, SiO2 अगेन नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एक एसिडिक ऑक्साइड है, ये सिलिसिक एसिड बनाता है, तो ये सोडियम सिलिकेट बना देगा, ये भी रिएक्शन करेगा। पर अगर आप देखें कि CO एक खुद एक बेसिक ऑक्साइड है, ये COOH होल्टवाइज बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर होने वाला है सी। अगले वाले की तरफ बढ़े, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ की बात कर रहे हैं। अब देखिए बॉन्ड लेंथ दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। ये सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, और दो एटम्स के बीच के सेंटर का डिस्टेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड में है और कार्बन सेकंड पीरियड में है, तो इनमें से सबसे छोटा बॉन्ड जो रहने वाला है वो CH बॉन्ड रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए हम लोग को पता है हाइड्रोजन का, तो अगर हम लोग इस तरह से लिखे कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज कम हो जाता है, राइट, साइज यहाँ पे कम हो जाता है, तो उससे हम लोग को एक बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर तो मिल सकता है। तो CH बॉन्ड, बिकॉज हाइड्रोजन का साइज सबसे छोटा है, ये फर्स्ट पीरियड का है, CH बॉन्ड का लेंथ सबसे कम होने वाला है। अब तीन बॉन्ड्स को और हमको देखना है। CO बॉन्ड की बात कर रहा है, CC बॉन्ड की बात कर रहा है, और C डबल बॉन्ड C की बात कर रहा है। पर अगर C डबल बॉन्ड C की बात करें तो ये पाई बॉन्ड है, और हमको पता है डबल बॉन्ड्स जो रहेंगे, डबल बॉन्ड्स का बॉन्ड लेंथ कम रहेगा, उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है। तो नेक्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमारे पास आने वाला है C डबल बॉन्ड C। ठीक है, C डबल बॉन्ड C। अब अगर हम लोग को कंपेयर करना है CC बॉन्ड और CO बॉन्ड, तो जैसे हम लोग देख सकते हैं लेफ्ट टू राइट बॉन्ड लेंथ कम होने वाला है क्योंकि साइज कम होने वाला है। सो CO बॉन्ड लेंथ जो रहेगा वो नेक्स्ट नंबर पे आएगा, और इनमें सबसे ज्यादा वैल्यू जो रहेगी वो CC बॉन्ड की रहेगी। सो अगर हम लोग ऑप्शंस देखें, बी ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पे मैच कर रहा है, और ये करेक्ट आंसर होने वाला है। ये पूछ रहा है कि कौन सा मॉलिक्यूल लीनियर है। लीनियर मॉलिक्यूल बेसिकली वो रहेगा जिसके अंदर आपके कार्बन जो रहेंगे वो sp हाइब्रिडाइज रहेंगे। ठीक है, अगर आपके कार्बन sp2 हो जाते हैं तो वो लीनियर नहीं रहेंगे, और अगर आपके कार्बन sp3 हो जाएंगे तो भी लीनियर नहीं रहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी कार्बन है सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सो ऑब्वियसली ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं हो सकता। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर जो सेंट्रल कार्बन एटम्स है ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होंगे, अगेन ये लीनियर नहीं हो सकते। सी वाला ऑप्शन डेफिनेटली आप देख सकते हैं कि सी वाले के अंदर हमारे पास में ये दो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है और sp हाइब्रिडाइज्ड है। सो ओवरऑल शेप अगर इन दो कार्बन के अराउंड देखें तो ये लीनियर शेप प्रोड्यूस करेगा। सो आंसर सी इसका होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस आप इसको भी चेक कर सकते हैं। सो ये दो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बीच वाला sp3 हो जाएगा, और अगर आप सेंटर से ज्योमेट्री देखेंगे तो डेफिनेटली ये लीनियर नहीं आने वाली। सो इसका बेस्ट पॉसिबल मैच जो है ये ऑप्शन सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं इसमें से सबसे प्रिफर्ड स्ट्रक्चर SO3 का कौन सा है? SO3 का पूछ रहा है। अब देखिए बिल्कुल सिंपल सा ये क्वेश्चन है,
इसके अंदर मैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी को तो आउटराइटली रिजेक्ट कर सकता हूं, क्योंकि ये SO2 और ये SO4 है, हम तो SO3 की बात कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर ए और बी के बीच में कंपैरिजन किया जाए, सो ये चीज हम लोगों ने पढ़ी हुई है कि न्यूट्रल स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, और ऐसे स्ट्रक्चर जिसके पास में ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स है वो भी ज्यादा स्टेबल होते हैं। सो इसलिए ए स्ट्रक्चर जो है इसके पास में ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड भी है और ये न्यूट्रल भी है, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर होने वाला है, ये बेस्ट पॉसिबल मैच होने वाला है। अगले वाले में देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट। डेफिनेटली ये ऐसा सवाल है जो सबको करना चाहिए था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के यूनिट्स पूछ रहा है। सो अगर ये जीरो ऑर्डर है तो इसका यूनिट हो जाएगा मोलैरिटी पर सेकेंड। ठीक है, मोलैरिटी पर सेकेंड को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां से हम लोग देख लेते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, एंड दैट इज अगेन गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को रेट ऑफ NH3 दिया हुआ है और रेट ऑफ हाइड्रोजन पूछा है। ठीक है, अब ये चीज देखिए, हमेशा इस तरह के सवाल में सबको रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस करके कंपेयर करना सबसे आसान होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन इंडिविजुअल रेट्स डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है। जैसे इस केस में ये हम लोग को रेट ऑफ NH3 दिया हुआ है। ठीक है, मैं डेल्टा ना लिख के डायरेक्टली रेट लिखता हूं। जैसे यहाँ पे हम लोग से ये पूछा गया है, तो यहाँ से हम लोग को रेट ऑफ हाइड्रोजन पूछा है। यहाँ पे प्लस माइनस साइन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को दर्शा रहे हैं, बट रेट हमेशा पॉजिटिव रहता है। सो माइनस साइन जो बता रहा है वो चेंज बता रहा है, और रेट क्योंकि पॉजिटिव है इसलिए रिएक्टेंट के लिए माइनस साइन यूज किया जाता है और प्रोडक्ट के लिए प्लस साइन यूज किया जाता है। पर अगर मैं रेट यूज कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली वो प्लस रहेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ N2 डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, इज ऑल्सो इक्वल टू रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू रेट ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय 2। मैंने इनके इंडिविजुअल रेट को इनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे सवाल में देखा है, हम लोग को NH3 का रेट दिया हुआ है और हम लोग को हाइड्रोजन का रेट पूछा है। सो हम लोग इसको कंपेयर करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली वैल्यूज रख सकते हैं। सो रेट ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 3, रेट ऑफ NH3 हमको दिया हुआ है ये 2 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 2। सो ये कैंसल आउट हो जाएगा, 3 वहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो रेट ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 3 × 10⁻⁻4। और ऑप्शंस में अगर हम देखें तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होने वाला है, एंड यही सही आंसर होने वाला है। ठीक है, सो आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। थैंक यू वेरी मच।